हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे राधाकृष्णन कमीशन। ये कमीशन है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन। इससे पहले हमने पूरा कवर किया है प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटीज़। वो वाला जिसको भी देखना है जाकर के देख लीजिएगा। 2 लेक्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में प्रोवाइडेड है। इसमें हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन कमिटीज़ कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, राधाकृष्णन कमीशन ये कब फॉर्म हुआ था? इन द ईयर 1948, है ना। 1948 टू 1949 में ये वाला कमीशन आया था। राधाकृष्णन कमीशन वॉज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये कमीशन का और भी नाम है, जैसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी इसे कहते हैं। इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असेस एंड रिफॉर्म द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए ये वाला कमिटी फॉर्म किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वाज बीइंग हेडेड बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। इसीलिए राधाकृष्ण उनका जो सरनेम है, उनका जो टाइटल है, उसी से ये कमीशन का नाम पड़ गया। ही वॉज अ रिनाउंड फिलोसोफर, एजुकेशनलिस्ट एंड फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत रिनाउंड पर्सन थे, इसीलिए यही एक पर्सन हो सकते हैं ताकि जो एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से सिस्टम वाइज वे से हेड कर सकते हैं। ठीक है। एट दैट टाइम व्हेन इंडिया हैड achieved independence, there was an urgent need to redefine the goal, structure and relevance of higher education. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या था कि ब्रिटेन, वो लोग पूरा एजुकेशन सिस्टम को चलाए थे। वो हम लोगों ने देखा ये भी कि वो लोगों ने बहुत सारा चीज़ें लाई, जैसे प्राइमरी एजुकेशन हो गया, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करना, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। बट इंडिपेंडेंस के बाद, वॉर टाइम के बाद ये वाला कमिटी फॉर्म हुआ है, तो इन्होंने फिर से रिवाइज किया एंड इनके हेड थे जो इंडियन थे, तो इसके वजह से इंडियन वे में रिवीजन हुआ एजुकेशन सिस्टम का। रेलेवेंस ऑफ हायर एजुकेशन क्रिएट किया गया। राधाकृष्णन कमीशन नॉट ओनली एड्रेस दीज कंसर्न बट ऑल्सो मेड विजनरी रिकमेंडेशन। तो अभी के बारे में सिर्फ सोच करके नहीं चलना है, इंडिया का पूरा एजुकेशन सिस्टम को ही पूरा शेप करने के लिए एक विजन लेकर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण चल रहे थे। तो अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव्स चेक करते हैं। टू एग्जामिन द स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया एंड रिकमेंड मेजर्स टू अलाइन इट विथ नेशनल डेवलपमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, उनके लिए रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना, एंड इससे नेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। इंडिविजुअल का ग्रोथ, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है। सिर्फ इंडिया लैग नहीं करना चाहिए बाकी कंट्रीज से, बाकी नेशन से। इंडिया शुड compete with the other countries and the other nations. It aimed to produce responsible citizens, skilled professionals and enlightened individuals. है ना। तो एक इंडिविजुअल अगर उस यूनिवर्सिटी से निकल रहा है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी से निकल रहा है, तो वो स्किल्ड होना चाहिए। ही शुड हैव मॉरल वैल्यूज़, राइट। ही शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द नेशन। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स ये वाला कमीशन का था, राधाकृष्ण कमीशन का ऑब्जेक्टिव्स था। नाउ रिकमेंडेशंस ऑफ राधाकृष्ण कमीशन, क्या क्या रिकमेंडेशन था? पहला है 12 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से पहले जो हमारा बैचलर्स होता है, मास्टर्स होता है, उससे पहले क्या है, 12 ईयर्स प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करना। तो एक फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ 10+2+3 एजुकेशनल मॉडल। 10+2 हो गया हमारा 10th का बोर्ड, 12th का बोर्ड एंड 3 हो गया हमारा ग्रेजुएशन, जो कॉमर्स साइंस एंड फील्ड से होता है और आर्ट्स होता है। कॉमर्स साइंस एंड आर्ट्स ये ग्रेजुएशन का पार्ट है। 10th हो गया, 12th एंड हमारा 3 हो गया, ये ग्रेजुएशन का पार्ट हो गया, विच लेटर बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो अभी हम लोग का चलते आ रहा है। सेकेंड रिकमेंडेशन है सेंट्रल एजुकेशन, फोकस ऑन गवर्नेंस, सिविक ड्यूटीज़ एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो सेंट्रल एजुकेशन प्रोवाइड करना। कोई अगर इंडिविजुअल या फिर कोई स्टूडेंट निकल रहा है कोई यूनिवर्सिटी से, तो उनका फोकस क्या होना चाहिए कि उसके पास मॉरल होना चाहिए ताकि वो सोसाइटी में सस्टेन कर सके, दूसरों के साथ अच्छे से रहे। उनका पास सोशल एटिकेट्स होना चाहिए। ही शुड बी सोशल रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट एज वेल एज द पीपल ही इज़ लिविंग विद,
राइट। नेक्स्ट आता है लिबरल एजुकेशन, फोकस ऑन ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन। सो जिनके साथ भी जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं उनके पास उतना ह्यूमैनिटी रहना चाहिए। अगर कोई भी पुअर पर्सन को देख रहे हैं तो उनको उनके प्रति एम्पैथी भी होना चाहिए एंड ही शुड हैव द कैपेसिटी टू लेंड सम मनी टू दैट पर्सन, है ना। कोई गरीब को अगर हम लोग देखेंगे तो हम दया के मारे उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो लिबरल एजुकेशन भी होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन भी करना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है, रिसर्च के फील्ड में है, तो इंटेलेक्चुअली ही शुड ट्राई टू एक्सप्लोर जहाँ तक वो पढ़ सकता है, क्या क्या वो कर सकता है। देन ऑक्यूपेशनल एजुकेशन इसमें आ जाएगा, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी, इसके बारे में बात हुआ है। तो ये इंटीग्रेटेड मॉडल है जो कि एक स्टूडेंट को पूरी तरीक़ा से डेवलप करने के लिए क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड फैकल्टी। तो ये रिकमेंडेशंस है जो राधा कृष्ण कमीशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें टीचिंग स्टैंडर्ड्स भी सेट होते हैं। टीचर्स हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि एक टीचर ही स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, तो वो टीचर का खुद का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। ही शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड ही शुड हैव प्रॉपर क्वालिफिकेशन। इट रिकमेंडेड बेटर सैलरीज। अब टीचर्स भी सस्टेन करेंगे, रिटेन कर पाएंगे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, है ना, या फिर यूनिवर्सिटी में, जब उनको सैलरी बढ़िया मिले, सर्विस का कंडीशन अच्छा हो, पीएफ वगैरह उनको मिले, राइट। लीव रूल्स लिबरल हो थोड़ा, जब चाहे वो लीव ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए ताकि वो ज़्यादा अपना डेवलपमेंट कर सके, है ना। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन सो दैट टैलेंटेड पीपल वुड जॉइन एंड स्टे एंड सस्टेन इन दैट यूनिवर्सिटी। इट इवन सपोर्टेड रिफ्रेशर कोर्सेज, देन रिसर्च फेलोशिप्स। जो रिसर्चर्स लोग अच्छा एक्सेल करते हैं तो उनको फेलोशिप प्रोवाइड करना चाहिए। जो नेट या गेट का, जैसे हम लोग जैसे नेट और गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो हमें फेलोशिप प्रोवाइड होता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो ये सब रिकमेंडेशंस राधा कृष्ण कमेटी का ही था। Then curriculum and methods. Curriculum, the commission wanted that the curriculum to be improved so that it produced understanding, not rote learning. तो इस तरीक़ा से करिकुलम को क्रिएट करना ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़े, ना कि रोट लर्निंग या फिर रिविजन ज़्यादा रट्टा मारते हैं वो कम होना चाहिए। इट सपोर्टेड अ बैलेंस ऑफ जनरल, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल सब्जेक्ट। तो तीनों का ऊपर इम्फेसिस देने का बात किया गया है। सिर्फ मेमोराइजेशन पर काम नहीं चलेगा। द पर्सन शुड बी एबल टू डिस्कस, ही शुड हैव हिज ओन इंडिपेंडेंट आइडिया, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंडिविजुअलिटी होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट का। ये सब चीज़ें हैं। अब मॉडल बेस्ड ऑन, अच्छा, ये जो राधा कृष्ण कमीशन है, this is based on the Shanti Niketan and Jamia Millia. So, recommendation of the Radhakrishna Commission was the establishment of rural university inspired by शांति निकेतन। शांति निकेतन किन्होंने फाउंड किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये फाउंड किया था शांति निकेतन को, एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इन दीज इंस्टीट्यूशंस वेर एनविजन्ड, वो क्या सोचते थे, क्या विजन के साथ ये सब शांति निकेतन या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब क्या विजन के साथ डेवलप किया गया था? मेनली डेवलप किया गया था ताकि ये रूरल डेवलपमेंट, रूरल जो मासेस है उन लोगों का डेवलपमेंट के लिए ये वाला क्रिएट किया गया था शांति निकेतन को, राइट। इनकरेज एग्रीकल्चरल एजुकेशन, फॉस्टर सेल्फ सफिशेंसी एंड कम्युनिटी लिविंग। तो ये सब से हम कह सकते हैं कि जो राधा कृष्ण कमीशन है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था रूरल यूनिवर्सिटीज़ को, एंड रूरल यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था इंस्पायर्ड बाय शांति निकेतन एंड जामिया मिलिया इस्लामिया। तो रूरल डेवलपमेंट का भी इसका मतलब बात किया गया है इस कमेटी में, है ना। तो रूरल का डेवलपमेंट होना चाहिए, एजुकेशनल प्रोवाइड होना चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो लोग खुद रह सके, अच्छे से रह सके, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। तो आइडिया यहाँ क्या था? टू इंटीग्रेट द एकेडमिक नॉलेज विद ग्रास रूट चैलेंजेस, मेकिंग एजुकेशन मोर मीनिंगफुल। मतलब क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है कोई रूरल बैकग्राउंड से, है ना, तो उसमें क्या है कि एक तो उन लोगों का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उन लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ग्रास रूट लेवल से पूरा काम होते चले जा रहा है, सिर्फ ऊपर से काम नहीं हो रहा है, पूरा इन डेप्थ जा करके चीज़ों को सुधारने का कोशिश किया जा रहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम दी विलेजेस, क्योंकि विलेज में बहुत ज़्यादा हमारा रूरल पॉपुलेशन सस्टेन करता है। फिर धीरे धीरे हम लोग अपना
मेन टाउन एरियाज़ में। टाउन एरियाज़ एक्चुअली पूरा डेवलप रहता है, इसलिए विलेजेस में ज़्यादा फोकस किया गया है। अब ये वाला कमीशन में लैंग्वेज पॉलिसी के भी बारे में बात हुआ है, रिटेनिंग इंग्लिश इन हायर एजुकेशन। सो एजुकेशन जो है, राधाकृष्ण कमीशन एम्फेसाइज करते थे इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन। इट कंसिडर्ड इंग्लिश क्रूशल, इन्होंने भी इंग्लिश को ही प्रोमिनेंस दिया, स्पेशली इन साइंस, लॉ एंड टेक्नोलॉजी। प्रमोट करते थे ये फेडरल एंड इंडियन लैंग्वेजेस। सो ऑफिशियल लैंग्वेज डिफर्स फ्रॉम द मदर टंग, जहाँ जहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि इंग्लिश लैंग्वेज हो गया वो डिफर करेगा मदर लैंग्वेज से, तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, मदर लैंग्वेज ही यूज़ होगा। जहाँ ज़रूरी, जो लैंग्वेज ज़रूरी है, ठीक है, वहाँ उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, बट इंग्लिश इज़ कंपलसरी। फिर बाद में आता है हमारा मदर लैंग्वेज या फिर मदर टंग। So students should learn a classical or modern Indian language ensuring cultural continuity and linguistic inclusivity। तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश तो हमारा कंपलसरी हो ही जा रहा है, बट हम अपना मदर टंग जो हमारा गुजराती, हिंदी, पंजाबी ये सब जो होता है वो सब भी हम नहीं छोड़ेंगे, वो भी हम स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद द इंग्लिश लैंग्वेज। सो ये एडवोकेट करते थे मल्टीलिंगुअल एजुकेशनल मॉडल, नॉट अ वन, सिर्फ इंग्लिश नहीं करना है, हर एक लैंग्वेज को प्रोमिनेंस दे करके स्टडी करते चले जाना है। रिसर्च एंड लाइब्रेरीज़ पर भी काम हुआ कि लेबॉरेटरीज़ क्रिएट होना चाहिए, लाइब्रेरीज़ क्रिएट होना चाहिए, रिसर्च फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होना चाहिए, रिसर्च फॉलोअर्स को या फिर फेलोशिप प्रोवाइड होना चाहिए, देन एडिक्वेट इक्विपमेंट, बुक्स, फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डेवलप हो इंडिविजुअल का, एज लॉन्ग एज दैट नेशन का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। देन इसमें विमेन एजुकेशन का भी बात हुआ है कि विमेन एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड, उन लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होना चाहिए इन कंपैरिजन टू द मेल काउंटर पार्ट्स। सो मेल्स को भी अगर एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है तो विमेन को भी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। स्पेशल यहाँ अटेंशन क्या था कि विमेन शुड स्टडी इन द कॉलेजेस एज वेल एज इन द यूनिवर्सिटी, ताकि बोथ स्टूडेंट्स एंड सिटीजन्स विल हैव देयर सोशल राइट, विल बी इक्वल। जो हम इक्वालिटी का बात करते हैं तो एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू दी विमेन इवन। अगर मेल को मिल रहा है एजुकेशन तो विमेन को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, खाली वो लोग घर तक सीमित नहीं रहेंगे। दे शुड बी एबल टू एटलीस्ट स्टडी इन द यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी वो लोग पढ़ाई करेंगे। देन स्टूडेंट वेलफेयर एंड कैंपस लाइफ। सो कमीशन बिलीव दैट स्टूडेंट शुड रिसीव प्रॉपर वेलफेयर सपोर्ट इंक्लूडिंग हाउसिंग, हेल्थ एंड अदर फैसिलिटीज़। अगर कोई भी स्टूडेंट वहाँ, अगर कोई पीजी में रहना चाह रहा है तो वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये कमीशन में इस बारे में भी बात किया गया है कि प्रॉपर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, हाउसिंग फैसिलिटी होगा, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा रहेगा एंड अदर फैसिलिटी। अगर किसी को चोट वगैरह लग जा रहा है तो उसके लिए फर्स्ट एड रखना वहाँ कंपलसरी हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस कमीशन। इट इवन इनकरेज को करिकुलर एक्टिविटीज। सो वही बात है, क्लासरूम लर्निंग से बाहर निकल करके वोकेशनल लर्निंग एंड अदर एक्टिविटीज़ में भी स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि उनका ऑलराउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। फाइनेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। द कमीशन स्ट्रेस दैट यूनिवर्सिटीज़ नीडेड एडिक्वेट पब्लिक फंडिंग टू मेंटेन क्वालिटी। तो क्या है कि यूनिवर्सिटी के पास अच्छा फंडिंग होना चाहिए ताकि वो मेंटेन कर सके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन दी यूनिवर्सिटी। तो अच्छा प्रॉपर बिल्डिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड बी एबल टू ग्रांट बिल्डिंग्स, है ना, बिल्डिंग्स होगा तभी तो वहाँ स्कूल सेटअप होगा, यूनिवर्सिटी सेटअप होगा, लाइब्रेरी होना चाहिए, लेबॉरेटरीज होना चाहिए, हॉस्टल्स, सैलरी देना चाहिए, पेंशन वगैरह, मतलब सब चीज़ के बारे में पूरा होलिस्टिक बोलते हैं ना, वही चीज़ ये कमिटी एक एक करके लाते चले गए। एंड रिकमेंडेशंस इनका इतना सारा था, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकमेंडेशंस, ये भी कुछ रिकमेंडेशंस है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। सो वन ऑफ द क्रिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशन इनका ये था कि इंक्लूड करना है यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। इससे क्या होगा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वो लोग दोनों पावर होल्ड कर पाएंगे हायर एजुकेशन में, एंड दे विल बी एबल टू डायरेक्ट कि किस टाइप का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर रहेंगे ना तो दे विल बी एबल टू कॉन्टैक्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट में है तो ये लोग दोनों उसके प्रति काम कर सकते हैं मिल करके, इसीलिए कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को डालने का बात किया गया था। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये भी बहुत बड़ा जो यूजीसी नेट हम लोग कहते हैं, गेट वेट सब चीज़ का ये देखता है ना, तो इस चीज़ का भी
स्टार्टिंग यहीं से हुआ था. Perhaps the most transformative suggestion of Radhakrishnan Commission was the creation of the national body to coordinate and regulate the higher education. तो इसी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हमारा क्रिएट किया गया इन द ईयर 1953. तो इनिशियली एक एडवाइजरी बॉडी, एज एन एडवाइजरी बॉडी आया यूजीसी, एक एडवाइजरी बॉडी की तरह 1953 में आया. उसके बाद ये 1956 में यूजीसी एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी बना, या हम बोल सकते हैं यूजीसी एक्ट हुआ, क्रिएट हुआ. इसके बाद ही मान्यता पूरी तरीक़ा से मिला. एक पहले तो एडवाइजरी बॉडी हुआ, उसके बाद ये एक्ट बना. सो ये एम्पावर, इनके पास क्या क्या पावर है कि ये फंड्स अलोकेट करेंगे. दे आर गोइंग टू सेट द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन द हायर एजुकेशन, इन द एजुकेशन फील्ड, एंड कोऑर्डिनेट विद द यूनिवर्सिटीज़. UGC became the backbone of higher education governance in India, a direct result of the Radhakrishnan Commission. So UGC के बारे में हमने डिटेल में लेक्चर भी कवर किया हुआ है. आप चाहे तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा. UGC से रिलेटेड पूरा एक एक चीज़ कवर किया गया है. नेक्स्ट आता है स्टेप्स टेकन आफ्टर द राधाकृष्ण कमीशन. अब राधाकृष्ण कमीशन तो बन गया, ठीक है, सेटअप हो गया, फ्रेजेस में रिकमेंडेशंस हमने देख लिया. बट जब बन गया उसके बाद क्या क्या हुआ. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज़ सिंस प्लेड अ सेंट्रल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग दी कमीशंस रिकमेंडेशन. तो क्या क्या किया गया यूजीसी के द्वारा. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी करिकुलम, एक्रेडिशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम. सो ग्रेडिंग्स वगैरह जो होता है, A, B, C जो ग्रेडिंग्स मिलते हैं स्टूडेंट्स को, एज वेल एज परसेंटाइल सिस्टम, परसेंटेजेस सिस्टम. सो एक्रेडिशन प्रोवाइड हुआ, इसी का रिकमेंडेशन था. राधाकृष्ण कमीशन का रिकमेंडेशंस के बाद जब यूजीसी फॉर्म हुआ तब ये सब हुआ. सपोर्ट फॉर रिसर्च, इनोवेशन एंड फैकल्टी डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. तो देखिए इतना सारा चीज़ आया. अच्छा, अब एक और चीज़ है, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ NEP 1963. न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ जो है, जितना भी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ है, फाउंडेशन क्या हुआ था, सबसे पहले राधाकृष्ण कमीशन आया. इसीलिए ये वाला कमीशन इतना इंपॉर्टेंट है. इसी से यूजीसी का भी बारे में बात हो रहा है, इसी में NEP के बारे में भी बात हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन एजुकेशन. सो राधाकृष्ण कमीशन ट्रांसफॉर्म कर दिए थे पूरा एजुकेशन सिस्टम को, एंड ये सब हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया. इवन टुडे राधाकृष्ण कमीशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड विजनरी डॉक्यूमेंटेशन इन द इंडियाज एजुकेशनल हिस्ट्री. क्योंकि पूरा फाउंडेशन देख लीजिए आप, यूजीसी का फाउंडेशन देख लीजिए, देन यूजीसी का फाउंडेशन, NEP का फाउंडेशन 1920 तक है ना, 68 हो गया, 86 हो गया, NEP फिर 1920. तो इतना सारा रिकमेंडेशंस हुआ, इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशंस हुआ है इसी का रिकमेंडेशन के बाद, राधाकृष्ण कमीशन का रिकमेंडेशन के बाद. सो ये जिस्ट है कि क्यों अभी भी रेलिवेंट है. राधाकृष्ण कमीशन अगर रेलिवेंट है तो क्यों है, क्योंकि वो फेडरल एजुकेशन लिंग्विस्टिक हार्मनी देता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट के बाद हुआ है, बैलेंस्ड एजुकेशनल स्ट्रक्चर है, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स लाइक UGC एंड NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा है उसके बारे में भी इसमें बात किया गया है. सो एट लास्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि राधाकृष्ण कमीशन वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द एवोल्यूशन ऑफ द एजुकेशन. इसी की वजह से क्वालिटी आया, लिंग्विस्टिक बैरियर्स जो था रिमूव हुआ. हम अपना मदर टंग में भी स्टडी कर सकते हैं, हम इंग्लिश में भी स्टडी कर सकते हैं, रूरल को इंक्लूड किया गया, ना रूरल मासेस को इंक्लूड किया गया, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस आया. तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिफॉर्म सबके बारे में ये कमीशन सजेस्ट करता है एंड सराउंड करता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप यू लाइक द लेक्चर एंड हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में राधाकृष्ण कमीशन को स्टडी कर लिया है. अब नेक्स्ट हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपने दूसरे कमेटी को भी हम लोग स्टडी करेंगे इसी इन डेप्थ के साथ. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट फर्दर नोटिफिकेशन जब भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगे इस चैनल पर. अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग.